वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा महिला टी20 विश्व कप 2024 किस देश में स्थानांतरित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो पहले बांग्लादेश में होना था, अब कहां होगा? यूएई में होगा। बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पर राजनीतिक अशांति फैली हुई है, अफरा तफरी है, हिंसा हो रही है, जिसको देखते हुए आईसीसी के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि यह विश्व कप बांग्लादेश की बजाय यूएई में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, महिला टी20 विश्व कप 2024 के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार जो इसका संस्करण आयोजित किया जा रहा है यह इसका 9वां संस्करण है और इसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में और पहले बांग्लादेश में होना था। मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक। 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये 6वीं बार जीता था। अच्छा, ये जो महिला टी20 विश्व कप है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन 2023 में हुआ और अब 2024 में हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 2022 का जो संस्करण था वो 2022 में नहीं हुआ था, वो 2023 में हुआ था। 2022 में कोविड के कारण ये नहीं हो पाया था। क्रिकेट की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोहिंटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने। किसको हराकर? भारत को हरा करके। और इस बार इसका आयोजन किस देश में किया गया था? श्रीलंका में किया गया था। और श्रीलंका ने पहली बार महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? भारत ने। किसको हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके। और ये जो टी20 क्रिकेट विश्व कप है 2024 ये कहां आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा करके? भारत को हरा करके जीता है। और इसका आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और इसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता था, यानी IPL का खिताब जीता था KKR की टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता था? मुंबई ने। और मुंबई की टीम रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम बन गई है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो 2023-24 का खिताब जीता है हरियाणा ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 जीती है पंजाब ने। अच्छा, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन है? आईसीसी। ठीक है, तो आईसीसी की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। अच्छा, बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और इसके सचिव कौन है? वो है जयसाय। और अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएगा और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो ये टेस्ट का आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट पास का यूज आप जरूर करिएगा। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करेगा, यानी कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया देश ने यह फैसला लिया है कि वह 2025 से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस शुरू करेगा। अब ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस या अनिवार्य सैन्य सेवा क्या है? तो इसमें क्या होगा कि क्रोएशिया देश के जो नागरिक हैं उनको सेना में सेवा देना अनिवार्य होगा, यानी कि वो देश सेवा के नाम पर सेना में शामिल होंगे। और ये कितने महीने के लिए शामिल होंगे? 2 महीने के लिए शामिल होंगे। तो यह योजना शुरू की जाएगी क्रोएशिया में 1 जनवरी 2025 से। अब क्रोएशिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिल रहा है और रूस से बचाव के लिए क्रोएशिया ये काम कर रहा है। 2008 में क्रोएशिया के द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा निलंबित कर दी गई थी, यानी 2008 के पहले भी ये सेवा शुरू की गई थी
क्रोएशिया में, लेकिन 2008 में ये बंद कर दी गई थी। अब 2025 से ये फिर से शुरू की जाएगी। और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो कि अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने वाले हैं आने वाले समय में। क्रोएशिया की बात हुई है तो यहाँ पर आप यूरोप महाद्वीप में क्रोएशिया को देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? जाग्रेब। राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलिनोविच। प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेज प्लेंकोविच। और करेंसी क्या है? यूरो। यहाँ पर दोस्तों आप वर्ल्ड मैप में क्रोएशिया की लोकेशन देख सकते हैं। तो यह यूरोप महाद्वीप है और यहाँ पर स्थित है क्रोएशिया, और ये है हमारा प्यारा भारत। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रूस की नेवी डे परेड में भारत शामिल हुआ था, और भारत की तरफ से जो INS तबर था वो शामिल हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीलंका में अभी हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया है जिसका नाम है कटारागामा एसाला। रॉबर्टा मेट्सोला फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है। पॉल कगामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं और ये चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। और चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को। तो देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 शुरू होने वाला है, तो उसके लिए सेफ डे मिशन बनाए गए हैं सत्य प्रकाश सांगवान। सेफ डे मिशन का मतलब ये होता है कि भारत का जितना भी दल जाएगा, यानी कि खिलाड़ी जाएंगे, कोच जाएंगे, तो उन सभी को कौन लीड करेंगे? सत्य प्रकाश सांगवान। तो अभी जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया था उसके लिए सेफ डे मिशन कौन बनाए गए थे? गगन नारंग। जो सत्य प्रकाश सांगवान है वो भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों को भेजा है? 84 खिलाड़ियों को भेजा है, और ये भारत का अब तक का पैरालंपिक के लिए सबसे बड़ा दल माना जा रहा है। पेरिस पैरालंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। आदर्श बाग क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। कितने इवेंट आयोजित किए जाएंगे? 549। कितने खेलों में? 22 खेलों में। शुभंकर यानी मस्कट क्या है? फ्रीज, जो कि फ्रीजियन कैप से प्रेरित है, और ये जो फ्रीजियन कैप है ये फ्रांस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर आप मस्कट को देख सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत का जो दल होगा वो 84 खिलाड़ियों का होगा, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल माना जा रहा है। अच्छा, जो पिछला पैरालंपिक आयोजित किया गया था टोक्यो में, उसमें भारतीय टीम ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के सहित 19 मेडल जीते थे। 2024 के पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट की मदद के लिए एक एनजीओ नियुक्त किया गया है। उस एनजीओ का नाम क्या है? स्वयं। भारत इस बार 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा नौका चालन और दृष्टिबाधित जूडो ये सभी खेल शामिल होंगे। पहली बार पैरालंपिक गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 1960 में, और इसका आयोजन हुआ था रोम, इटली में। पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक आयोजित हुए हैं, तो उसकी मेडल टैली देख लेते हैं। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। भारत ने 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल और कुल 6 मेडल जीते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, इसने 40 गोल्ड के साथ 126 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे पर रहा है, चाइना ने 40 गोल्ड के साथ 91 मेडल जीते हैं। और जापान तीसरे स्थान पर रहा है, इसने 20 गोल्ड के साथ 45 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा है, इसने 18 गोल्ड के साथ 53 मेडल जीते हैं। और फ्रांस 5वें स्थान पर रहा है, इसने 16 गोल्ड के साथ 64 मेडल जीते हैं। तो ये मेडल टैली आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में अब सरकारी और निजी क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश मिलेगा, और यह अवकाश वैकल्पिक होगा, यानी कि अगर महिला लेना चाहे तो वो ले सकती है और नहीं लेना चाहे तो नहीं भी ले सकती है। इसकी घोषणा किसने की है? ओडिशा की उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिदा ने। ठीक है, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। अब ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। इससे पहले बिहार और केरल में भी मासिक धर्म अवकाश शुरू किया गया है महिलाओं के लिए। तो बिहार में 2 दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि 2020 में जोमेटो कंपनी के द्वारा अपने सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 10 दिन के मासिक धर्म अवकाश की नीति को लागू किया था। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है मध्य प्रदेश। तो इसमें कक्षा 7 से 12वीं तक की जो छात्राएं होंगी उन्हें प्रति वर्ष 300 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, स्पेन ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून अभी हाल ही में पारित किया है। स्कॉटलैंड फ्री में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश अभी हाल ही में बना है। केरल का जो कुंभलांगी गांव है यह भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। अच्छा, वो कौन कौन से देश हैं जहां पर मासिक धर्म अवकाश लागू है? स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया और वियतनाम। तो इन सभी देशों में मासिक धर्म अवकाश लागू है। भारत में भी ये बहस चल रही है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार के नियम बनते हैं भारत में। ओडिशा की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि ओडिशा को उत्कल भी कहा जाता है। कैपिटल क्या है इसकी? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। अच्छा, चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में है और ये सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की और ये खारे पानी की झील है। और नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइएगा कि ओडिशा में ही व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है? ओडिशा की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदी हैं? महानदी, ब्रह्माणी, वैतरणी, तेल और इंद्रावती। एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है नव कलेबर त्योहार। तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अच्छा, रज महोत्सव भी ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अमूल। दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। अमूल ने 2023 में ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की है। और अमूल की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं त्रिभुवन दास पटेल। मुख्यालय है आणंद, गुजरात में। टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अमूल कंपनी ने अमेरिका देश में अपना पहला इंटरनेशनल कारोबार शुरू किया है। और अभी जो T20 विश्व कप आयोजित किया गया था 2024 का, उसमें अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी उसका प्रायोजक कौन था? अमूल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो पार्ले प्रोडक्ट के स्वामित्व वाला जो बिस्किट ब्रांड है पार्ले, ये भारत का टॉप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली। इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $227.9 मिलियन। अच्छा, अभी हाल ही में विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफायती देश बना है और भारत इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2060 के दशक में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है और इस लिस्ट में अमेरिका पहले और चाइना दूसरे स्थान पर है। 2024 फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL भारतीय कंपनियों में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया है। तो इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 20 से 22 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी मिलकर के इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 2024 की थीम क्या है? एक भविष्य का निर्माण यानी बिल्डिंग ए फ्यूचर। तो इस सम्मेलन में अफ्रीका और भारत के कई मंत्री शामिल होंगे, नीति निर्माता शामिल होंगे और व्यापारिक लीडर शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपस में बातचीत करेंगे व्यापार को लेकर। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2005 में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यूरोपीय यूनियन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अफ्रीका का मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, केवल साउथ अफ्रीका नहीं है। 2022-23 में भारत और अफ्रीका के बीच में जो कुल व्यापार हुआ है वो $98 बिलियन का व्यापार हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ की बात हुई थी यानी CII की बात हुई थी, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात हुई थी। तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट DRIPS और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने। तो अभी हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से पहला है प्रॉम्प्ट, दूसरा है DRIPS और तीसरा है जल विद्युत DPR। तो इनकी लॉन्चिंग की गई है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। और कब की गई है? 20 अगस्त 2024 को। कहाँ इनकी लॉन्चिंग की गई है? नई दिल्ली में। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किए गए हैं और इनका उद्देश्य है देश में बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं घनश्याम प्रसाद। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है। ठीक है, तो विद्युत योजना तैयार करने का काम किसका होता है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का। कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा, ई एविडेंस ऐप राजस्थान पुलिस के द्वारा, लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा, उपस्थिति ऐप झारखंड के द्वारा और ई साक्ष्य न्याय सेतु ऐप केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, न्याय श्रुति और ई समन ऐप केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर हैं। तो उन्हें लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड हासिल हुआ है। यानी शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर टॉप केंद्रीय बैंकर बने हैं। अच्छा, ये रेटिंग किसने दी है? तो ये दी है ग्लोबल फाइनेंस ने, जो कि एक अमेरिका की पत्रिका है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड कब से जारी किया जा रहा है? 1994 से जारी किया जा रहा है। तो 2023 में भी शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड हासिल हुआ था और 2024 में भी ये ग्रेड उनको हासिल हुआ है। RBI के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। यानी सरकार ने अपने हाथों में RBI का प्रशासन कब लिया था? 1949 में। 1937 में RBI का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। RBI के वर्तमान और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवपात्रा इसके डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा जापान। यानी भारत अब जापान को ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेगा। इसको लेकर के अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये ग्रीन अमोनिया बनती कैसे है। तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को सबसे पहले विभाजित किया जाता है। अच्छा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो जब पानी को विभाजित किया जाता है तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वायु में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। तो जो पानी से हाइड्रोजन गैस निकली थी और जो वायु में मिली हुई नाइट्रोजन गैस है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इस बात को आप याद रखिएगा। अमोनिया एक प्रकार की जहरीली गैस होती है। इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है और फर्टिलाइजर बनाने में और सफाई के जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हुए कुछ समझौते डिस्कस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL के बीच में समझौता हुआ है। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI और IIT दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच में समझौता हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच में समझौता हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच में समझौता हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजीज के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शिव बालिया को।
तो दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO कौन नियुक्त हुए हैं? शिव बालिया नियुक्त हुए हैं। उन्होंने प्रतीक अग्रवाल का स्थान लिया है। दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यह टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक कंपनी है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी शिव नादर के द्वारा। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो ईडी के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन, इस्पात सचिव संदीप पुंडरिक, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव राजेश कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। डिप्टी NSA टीवी रविचंद्रन, एडिशनल NSA राजेंद्र खन्ना और देश के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? जापान। रियोह लंगधर का संबंध किस राज्य से है जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? मेघालय। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश। भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? नेपाल। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को किस देश की यात्रा करेंगे? यूक्रेन। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे मिला है? धीरज मोहन बनर्जी को। T20 मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बिसर ने बनाया है। उनका संबंध किस देश से है? सामोआ। भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। सुंदरराजन पद्मनाभन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वह पूर्व सेना प्रमुख थे। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अनुसंधान संस्थान और उनके हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित है जिसे यूरोपीय GI टैग दिया गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हिमाचल प्रदेश बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाएंगे और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ज्वाइन हो जाना है तो आपको PDF मिल जाएगा। PDF शाम को 5 बजे उपलब्ध होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। दोस्तों ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। जब आप ऐप के ई-बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई-बुक भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।